आज हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि और जन्मदिन तो हमारे देश में मनाने का एक चलन रहा ही है और हम ऐसे में तो जरूर लोगों को याद करते हैं, या तो उनका जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो। लेकिन आज हम उनके बारे में आपको कुछ खास बताएंगे। 65 वर्ष पहले आज ही के दिन 65 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ भारत को उसका संविधान दिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बल्कि उनके विचारों ने समय समय पर यह भी बताया कि 21वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिए। लेकिन वो वैसा बना या नहीं, यह आज आप समझ पाएंगे। इस दुनिया से डॉक्टर अंबेडकर के चले जाने के 56 वर्षों के बाद आज भारत में उनके नाम पर 18 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा दलित पार्टियां ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। 74 वर्षों से इन पार्टियों की नजर उन 75% वोटों पर है जो इन्हें दलितों और पिछड़े वर्गों से हासिल होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो वो इस चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। तो सोचिए, आधुनिक भारत में जिस डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पार्टियां बनी, राजनीति की दुकानें खुल गई, जिनका हर नारे में इस्तेमाल होता है, पार्टियां उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं वोट पाने के लिए, खासतौर पर पिछड़ा वर्ग जो है उसका वोट पाने के लिए, वही डॉक्टर अंबेडकर अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, लेकिन जब 1951 और 52 में भारत में पहले लोकसभा चुनाव हुए तब तक वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। उनका मोह भंग हो चुका था, नेहरू से भी और कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक एक पार्टी बनाई और बॉम्बे की नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से उन्होंने खुद चुनाव लड़ा। लेकिन वो अपना पहला ही चुनाव बुरी तरह से हार गए, और वो सिर्फ हारे ही नहीं बल्कि इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर चौथे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोलकर को 15,000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के उम्मीदवार को भी अंबेडकर से ज्यादा वोट मिले थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रचना की, जिसने ये व्यवस्था बनाई कि हमारा देश हमेशा लोकतंत्र के आधार पर चलेगा, जिस लोकतंत्र की आत्मा हमारे देश का संविधान होगा, वो व्यक्ति खुद देश के बड़े बड़े राजनेताओं को उनकी ही राजनीति में हरा नहीं पाया, असहाय हो गया। और इसका शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि डॉक्टर अंबेडकर को राजनेताओं वाली चालबाजियां नहीं आती थी। वो सिर्फ अपने देश के लिए खड़े होना जानते थे और अपने समाज की मदद करना जानते थे। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ही 27 सितंबर 1951 को भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से, यानी उनकी सरकार से, इस्तीफा दे दिया था। वो हिंदू कोड बिल और धारा 370 जैसे मुद्दों पर नेहरू की नीतियों से नाराज थे। सोचिए, उसी जमाने में वो नेहरू से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जब उनके इस्तीफे की खबर अखबारों में छपे तो उसके कारणों को अखबार अपने ढंग से परिभाषित करें, अपने ढंग से विश्लेषण करें, जो कि गलत होता। उनका कहना था कि अगर कोई मंत्री बिना अपना वक्तव्य दिए अपना पद छोड़ देता है तो उससे लोगों को लगता है कि जरूर मंत्री ने कुछ गलत किया होगा। आज मेरे पास उनका रेजिग्नेशन लेटर है, और बहुत लंबा चौड़ा रेजिग्नेशन लेटर है, कई पन्ने हैं इसमें, 10 से ज्यादा पन्ने हैं शायद। और उन्होंने क्या लिखा अपने रेजिग्नेशन लेटर में, वो मैं आपको आज पढ़कर बताता हूं। पहली बात तो यह कि उन्होंने लिखा कि मैंने बहुत सोचा कि मैं देश को अपना रेजिग्नेशन लेटर के बारे में बताऊं या ना बताऊं, वक्तव्य दूं या ना दूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, एक वक्तव्य देना चाहिए। और फिर उन्होंने ये वक्तव्य दिया। फिर देखिए, आपको आज मीडिया से बड़ी शिकायत होती होगी कि आज का मीडिया कैसे रिपोर्टिंग करता है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है आज भी, और मीडिया की खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कई बार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया अभी ऐसा हुआ है। उस जमाने में भी सोचिए, 1951 में अंबेडकर ने मीडिया के बारे में अपने इस इस्तीफे की कॉपी में लिखा है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। वो लिख रहे हैं, वी हैव आवर न्यूज पेपर्स, दे हैव देयर एज ओल्ड बायस इन फेवर ऑफ सम एंड अगेंस्ट अदर्स, देयर जजमेंट्स आर सेल्डम बेस्ड ऑन मेरिट्स। तो कह रहे हैं कि हमारे जो अखबार हैं वो किसी के खिलाफ रहते हैं और किसी के पक्ष में रहते हैं, और उनकी जो जजमेंट होती है वो मेरिट पर आधारित नहीं होती। उनके जो whenever they find an empty space, they are prone to fill the vacuum by supplying grounds for resignation which are not the real grounds, but which put those
whom they favor in a better light and those not in their favor in a bad light. Some such thing I see has happened even in my case. तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो अखबार हैं वो निष्पक्ष नहीं है। अखबारों के जो लोग हैं उनकी जिन लोगों से दोस्ती है उनके बारे में अच्छा छापते हैं अखबार, और जिनसे उनका बैर है उनके बारे में अखबार खराब बातें छापते हैं। और कई बार अखबार जो हैं वो ऐसी चीजें बताते हैं इस्तीफे के बारे में जो कि धरातल से बहुत दूर होती हैं, जो सच्चाई नहीं होती। और उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जब मेरे बारे में भी दुष्प्रचार किया गया, इसलिए मैं अपना ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। खैर, इस बीच भारत में पहले लोकसभा चुनाव हो चुके थे, कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अपना पहला चुनाव हार चुके थे। लेकिन फिर वो राज्यसभा पहुंचे और वहां भी उन्होंने तत्कालीन सरकार की नीतियों का अपना विरोध जारी रखा। यानी एक बात समझने वाली है वो ये कि आजादी के कुछ वर्षों के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू का विरोध करना शुरू कर दिया था और वो नेहरू की नीतियों से सहमत नहीं थे। 26 अगस्त 1954 को राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत को पूरी तरह से घेर लिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरे मुस्लिम देश हैं, और दूसरी तरफ तिब्बत पर चीन का कब्जा स्वीकार करके नेहरू ने एक तरह से चीन का बॉर्डर भारत के करीब लाने में मदद की। तो सोचिए 1954 में ही जो अंबेडकर ने बात कही थी वो आज कितनी सच निकली। अंबेडकर ने 1954 में कह दिया था कि हम घिर चुके हैं दोनों तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान और उनके साथ जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने हमें घेर लिया है एक फ्रंट पर, और दूसरे फ्रंट पर हमें चीन ने घेर लिया है। और तिब्बत को स्वीकार करके नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की है, और नेहरू ने कितनी बड़ी गलती की थी ये आज आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा तब कि अगर आज भारत को खतरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी आदत आक्रमण की होती है वो कभी अपनी आदत छोड़ता नहीं। उनका इशारा चीन की तरफ था, और सोचिए कितने दूरदर्शी थे वो कि उन्होंने 1954 में ही ये भांप लिया था कि वर्षों के बाद क्या होगा, वर्षों बाद चीन क्या करेगा और पाकिस्तान क्या करेगा। इसके सिर्फ 8 वर्षों के बाद ही चीन ने कैसे भारत पर आक्रमण किया और भारत को अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवाना पड़ा, यह आज आपसे छिपा नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने यह बात किस जमाने में 1954 में ही कह दी थी। आई यील्ड टू नन, नॉट इवन टू द प्राइम मिनिस्टर, इन माई डिजायर to give the Muslims of India the utmost protection wherever and whenever they stand in need of it. But what I want to know is, are the Muslims the only people who need protection? Are the scheduled castes, scheduled tribes and the Indian Christians not in need of protection? What concern has he shown for these communities? So far as I know, none. And yet these are the communities which need far more care and attention than the Muslims. तो मुझे दोष मत दीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर खुद लिख कर गए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नेहरू का जो पूरा जोर है वो भारत में मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने पर है। वो आगे कहते हैं कि मुझे मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने में कोई एतराज नहीं है। हम भी हमेशा यही कहते हैं, मुसलमानों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ साथ बाकी लोगों को भी वैसा ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि क्या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, या भारतीय जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, क्या उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? क्या जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? और सो फार एज आई नो, नन, एंड येट दीज आर द कम्युनिटीज विच नीड फार मोर केयर एंड अटेंशन। तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से ज्यादा केयर और अटेंशन इन कम्युनिटीज को चाहिए जो कि नेहरू नहीं दे रहे हैं। ये वो उस जमाने में लिख रहे हैं, सोचिए 1951 में। और ये जो बात उन्होंने आज इसमें पॉइंट आउट की है अपने इस्तीफे में, यही बात आगे चलकर एक एटम बॉम्ब की तरह बन गई। और आज हमारे जैसे जो लोग हैं, जी न्यूज जैसे चैनल भी जो हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रोटेक्शन सबको मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से जो समान रूप से सबको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज को भी एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को भी एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए। सब धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ये अंबेडकर जी कह रहे हैं इसके अंदर। और वो ये नहीं कह रहे, आप यहां पर बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें कोई मेरी मंशा नहीं है, उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है और मिलनी चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन बाकियों को भी दीजिए।
कुल मिलाकर पाकिस्तान के निर्माण और हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर भी उनके विचार बहुत स्पष्ट थे और तुष्टीकरण की राजनीति से बड़े दूर थे। यह बात हमें समझनी है। वर्ष 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान जा रहे हिंदुओं को एक संदेश दिया था। उन्होंने इस किताब में लिखा था कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं। ये वो हिंदुओं से कह रहे हैं, उन हिंदुओं से जो पाकिस्तान में हैं। फिर कहते हैं, मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा ना करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। इसी किताब में उन्होंने लिखा कि मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा। उन्होंने लिखा था, और मैं कोट करता हूं उनको, दुख की बात यह है कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब मुस्लिम गरीब हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित और मुस्लिम राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों और लेखों के संकलन को अगर आप पढ़ेंगे तो, और आज हमने भी जब पढ़ा, तो उनकी कही एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिली हमें। उन्होंने कहा था, मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूं, क्योंकि ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है। अवश्य ही अन्य विकल्पों में ये अधिक सुरक्षित है। तो ये कहते हैं कि पार्टीशन हो गया, अच्छा हो गया। यही सबसे अच्छा विकल्प था कि मुसलमान एक देश में रहें और हिंदू एक देश में रहें। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस देश में मुसलमान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ हो गया तो दलितों का भला नहीं हो सकता, उनका शोषण ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे। संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे। उन्होंने नए भारत की कल्पना एक ऐसे देश के रूप में की जिसमें सभी लोगों के लिए समान मौका हो। भारत में सभी लोगों को उनकी आस्था और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पूरी स्वतंत्रता दी गई। फिर भी हमारे देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं था। यह शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। देश में इमरजेंसी के बाद 1976 में संविधान में 42वां संशोधन हुआ और संविधान की प्रस्तावना में 2 नए शब्द जोड़े गए, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी समाजवादी। संविधान में तो सेक्युलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है, लेकिन इसके बाद में इसे न जाने कैसे और क्यों धर्मनिरपेक्ष कहा जाने लगा। और फिर देश की तमाम पार्टियों ने इसी शब्द को हथियार बनाकर न सिर्फ अलग अलग वर्गों का तुष्टीकरण किया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कई बार देश की अखंडता को भी खतरे में डाल दिया। कुल मिलाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया स्पष्ट था। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने नाटक नहीं किया, तुष्टीकरण का नाटक नहीं किया, साफ साफ बताया। और जो संविधान उन्होंने तैयार किया उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं लिखा। लेकिन इतिहासकारों और नेताओं ने आपको सिर्फ आरक्षण पर ही अंबेडकर के विचार आपकी किताबों में पढ़ाए, लेकिन आपको यह कभी नहीं बताया कि कैसे वो ये जानते थे कि पाकिस्तान गए या वहां फंस चुके हिंदू कभी खुश और सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और जहां तक बात आरक्षण पर अंबेडकर के विचारों की है, वहां देश के लोगों को अंधेरे में ही रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और वंचितों को भारत में आरक्षण देने की सबसे ज्यादा वकालत जरूर की थी, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा होगा कि उनके जाने के बाद भी भारत की कई राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को वोट पाने का हथियार बना लेंगी, चुनाव जीतने का हथियार बना लेंगी। डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण के जरिए पिछड़ों को सशक्त बनाने के पक्ष में थे, न कि पार्टियों को सत्ता दिलाने के पक्ष में। आरक्षण पर उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था देखिए, आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य से नहीं है, इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर हैं। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त होंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी सत्ता में अपने हिस्से से वंचित है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, ऐसा वो कहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद अलग अलग पार्टियां आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीति की दुकानें चलाने लगी। उनके नेता अमीर होते चले गए। आज आरक्षण के नाम पर बनी जितनी भी पार्टियां हैं और अपने आप को दलितों के नेता जो लोग बताते हैं, वो आज सारे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनके पास
बैंक बैलेंस है, पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है। हमारे देश के नेताओं को लगने लगा कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही बढ़िया वोटों की फसल काट पाएंगे। और आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 74 वर्षों में आपके वोट खूब लूटे हैं और देश को भी लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए, लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं। सोचिए, सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके मूल विचारों को किसी ने ना तो अपनाया ना ही समझा। आज भी हमारे देश की पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना नहीं भूलती। इसलिए आज अंबेडकर के नाम पर राजनीति की दुकान चलाने के बजाय उनकी सोच को सही अर्थों में अपनाने की आवश्यकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.